नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो खबर तो आपने सुन ही ली होगी। अब वो खबर सही है या गलत ये तो अभी पता लगा नहीं है। बात ये है कि कल सुबह अखबारों में ये खबर आई, दो प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी अखबारों में, उनमें ये खबर आई कि मित्सुई सुमितोमो जो है, जो जापान का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो यस बैंक में 51% हिस्सेदारी ले रहा है और आरबीआई ने इसकी परमिशन दे दी है। और इनिशियली वो एसबीआई से करीब एसबीआई और अन्य बैंकों से जो अभी यस बैंक में शेयर होल्डर हैं उनसे 26% स्टेक लेगा और बाकी 25% के लिए वो एक ओपन ऑफ़र लाएगा। और उस ओपन ऑफ़र में जनरली होता ये है कि रेट्स जो होती है ना वो ज़्यादा मिलती है। तो ये जब खबर आई अखबारों में तो इसको लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो हमारे बिज़नेस चैनल हैं, और उन्होंने, और वो बिज़नेस चैनल देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, रिटेल दर्शक हैं, उन्होंने सुबह सुबह जैसे ही 9:15 पे बाज़ार खुला और बड़े उत्साह से उन्होंने शेयर जिस भी भाव पे मिलने वाला था उस भाव पे ले ली। अब बात ये है कि ये देखते हैं कि किस भाव पे खुला और 5 मिनट के अंदर अंदर क्या हुआ। तो देखिए, जो शेयर ओपन हुआ, शेयर की जो ओपनिंग हुई कल की, वो 19 रुपये 24 पैसे में हुई। 5 मिनट के अंदर अंदर उसने 19 रुपये 44 पैसे का हाई लगा दिया। और ये हाई जो लगाया, ये सिर्फ इसी कारण से लगाया कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो थे उन्होंने मार्केट रेट पे उस शेयर को ले लिया। और उसके बाद शेयर लगातार पूरे दिन गिरता रहा और जो बंद हुआ वो लगभग 18 रुपये बंद हुआ। हालांकि ये जो भाव है, ये जो 18 रुपये, वो पिछले दिन की क्लोजिंग से लगभग 25 पैसे ऊपर है। लेकिन बात ये है कि 9% बढ़ने के बाद अगर वो इतना 8% टूट जाए तो जो हमारे रिटेल निवेशक जो हैं उनके हाथ में क्या आया। पहली बात समझने की ये है कि ये गलती आखिर किसकी है। क्या ये मीडिया की गलती है या किसी ये ऑपरेटर का काम है, या जो है ये खबर इस तरह की जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि कोई माल निकाल दे अपना। क्योंकि ऐसा का ऐसा किस्सा 10 दिन पहले भी इसी करीब करीब 19 रुपये 24 पैसे या 19 रुपये 40-45 पैसे पे 10 दिन पहले भी ये शेयर शॉर्ट हुआ है। तो क्या वही व्यक्ति वापस शॉर्ट करने के लिए आ गया? क्या कोई कार्टेल है जिसने इस तरह की र्यूमर फैलाई? क्या उस कार्टेल ने, या वो ऑपरेटर है उसने जो पत्रकार लोग हैं उनको भी एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया, या उनको भी झूठी खबर दी? और फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी एक रोल है जिसने इस चीज़ को, खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताया और दर्शकों को ये सावधान नहीं किया कि देखिए हो सकता है कि ये खबर अभी अपुष्ट है। और इसके बाद क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई सो हो गई। इसके बाद क्या है, थोड़ी देर बाद ही, यानी करीब करीब 12 बजे 1 बजे के आसपास ये खबरें मीडिया में वापस आने लग गई कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ गलत है। अब खेल तो आपका 9:15 बजे ही हो गया। जब किसी व्यक्ति ने 9:15 बजे ले लिया और 9:20 पे शेयर ने हाई लगा दिया, तो वहाँ खेल तो वहीं हो गया। अब आप 1 बजे न्यूज़ डालो या 3 बजे न्यूज़ डालो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो तो ट्रैप हो गया। और मैं वॉल्यूम की बात बताता हूँ कि करीब करीब जो वॉल्यूम 5-6 करोड़ शेयर्स का डेली हुआ करता था, वो वॉल्यूम जो है वो बढ़कर करीब करीब 47 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब है किसी ने जल्दी और किसी ने बढ़िया माल काटा है, और वो तो शाम को किसी होटल में, किसी बार में, किसी पब में बैठ के हंस रहा होगा। और हमारे रिटेल निवेशक ये आशा कर रहे होंगे कि शायद ये भाव जो है ना कल बढ़ जाएगा, मैं उसको एवरेज कर लूँगा। तो देखिए बात ये है कि शाम को भी ये यस बैंक के आधिकारिक सूत्रों ने, मतलब यस बैंक ने एक डिस्क्लोज़र अपना दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई बात अभी नहीं है जिससे शेयर का जो इतना 9% मूवमेंट है ना उसको समझाया जा सके। और इस तरह की चर्चाएं, यानी
एसबीआई जो है वो स्टेक सेल करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एसबीआई को 2020 में जब राणा कपूर साहब इस यस बैंक में हुआ करते थे, तो उनके कारनामों के कारण जब इस यस बैंक की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई तो आरबीआई ने मैनेजमेंट चेंज करके एसबीआई को वो जिम्मेदारी दे दी ताकि निवेशकों का पैसा नहीं डूबे, और इसी कारण से या निवेशकों और डिपॉजिटर्स का भी पैसा ना डूबे। तो बात ये है कि एसबीआई के लिए तो ये एक ज़बरदस्ती की लादी हुई जिम्मेदारी है, उससे वो मुक्त होना चाहता है, वो तो ऑफ कोर्स निकलना चाहता ही है। हालांकि बैंक की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है जब से राणा कपूर गए हैं उसके 2020 में, उसके बाद 2025 अब आ गया है। बैंक में एनपीए भी काफ़ी कम हो गए हैं, बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं उसका बेस भी बढ़ा है, बैंक में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। लेकिन बात यह है कि इस बैंक की क्या सारी समस्याएं खत्म हो गई और क्या बैंकिंग इंडस्ट्री की सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स हैं उनमें चैलेंजेस हैं और रहेंगे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे वैसे वैसे बैंकों की स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में कुछ वृद्धि होगी, कुछ व्यापार जो है वो बढ़ेगा, तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी, और जब रेट्स कम हो जाती हैं तो आदमी की पेइंग कैपेसिटी, यानी जो लेने वाला होता है, लोन लेने वाला होता है, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि बैंकों के एनपीए भी थोड़े बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो अफवाहें फैलाकर रिटेलर को माल टिका दिया गया, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बात ये है कि हमेशा आप एक बात ध्यान रखें, तो अगर जब आप बाज़ार में है ना, तो अपने आँख, कान और दिमाग, ये तीनों को आप खुला रखेंगे तो आप पैसा कमा पाएंगे। पहले आप बहुत अच्छे से देखिए कि अगर कोई जापानीज़ कंपनी इसमें आ भी जाती है तो क्या ओवरनाइट इस बैंक को सुधार देगी? क्या एसबीआई में ऐसी ताकत नहीं है कि वो जो है 5 साल से लगा हुआ है और वो जापान का एक बैंक आकर या जापान का एक ग्रुप आकर उसको ओवरनाइट सुधार देगा और उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी? देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सुनने में, बात करने में, डिस्कशन में अच्छी होती है, हकीकत में अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब भी आप किसी शेयर में इस तरह की न्यूज़ की बात सुने, स्पेशली मीडिया में सुने, तो आप एक बात ध्यान रखिए, आप उस शेयर से थोड़ा सा दूर रहें और अपना एक स्वतंत्र जजमेंट लेने की कोशिश करें कि क्या ये अगर बात गलत हो गई तो फिर क्या होगा। और इस पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दे दूं, इसी इंसिडेंट का एग्जांपल दे दूं, तो क्या जापानीज़ ग्रुप के आने से क्या इस बैंक की काया रातों रात पलट सकती है? अभी भी ये 1.2 के प्राइस टू बुक पर चल रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो है इतना बढ़िया जापानीज़ जो ग्रुप है, इतना बढ़िया आगे मतलब एसबीआई से भी बेटर परफॉर्म कर पाएगा? एसबीआई भारत का सरकारी बैंकों में नंबर 1 बैंक है, और एसबीआई से ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा बैंक हो, या एसबीआई के जो स्टाफ और मैनेजमेंट से ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा बैंक हो, बैंक में कोई और बैंक मैनेजमेंट हो जो भारत की इकोनॉमी और बैंकिंग को बहुत गहरे से जानता हो। तो जब उसको 5 साल इस बैंक को सुधारने में लग गए, तो सुमितोमो जैसे जो बाहर के देश हैं, बाहर के जो कंपनियां हैं, उनको तो थोड़ा टाइम और लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह का अगर आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एनालिसिस करें, मतलब आप जो खबर आ रही है उसके अंदर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करें, तो कम से कम आप ट्रैप तो नहीं होंगे। तो दूसरी बात ये, अगर आपने ले लिया और ऊपर के लेवल में फंस गए हैं आप, तो प्लीज़ एवरेज मत करना। एवरेज का मतलब ये है कि मैं अपनी कॉस्ट कम कर लूँ, मैं नीचे लेवल पे और ले लूँ। एक शेयर आपने 19 रुपये में लिया और एक शेयर आपने 17 रुपये में लिया, तो 2 शेयर जो हैं वो आपकी एवरेज कीमत 18 हो गई। तो ये मत करिएगा, ठीक है। कभी भी जो कोई भी इस तरह की चीज़ होती है ना, उसमें एवरेज करके अपना पैसा मत फंसाइएगा, क्योंकि पता नहीं ये न्यूज़ कब फ्रक्टिफाई हो, कब इसमें सच्चाई है, सच्चाई है या नहीं है ये भी पता नहीं। क्योंकि येस बैंक वालों ने तो कह दिया, ऐसे तो हम होते ही रहते हैं, रोज़ हम किसी न किसी डिस्कशन करते हैं और आगे भी ऐसे डिस्कशन होंगे,
और अगर निगोशिएशन, उन्होंने ये भी कहा, अगर ऐसे, उन्होंने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अगर ऐसे निगोशिएशन होते भी हैं तो वैसे, और ये सब चीज़ें बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज में, उन्होंने खुद ने कह दिया। तो इसलिए क्या है कि आप इस तरह के खबरों के बेसिस पे कृपया करके ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जिसने पैसे बना लिए थे उसने तो पैसे बना लिए, हमारा जो है पैसा गंवाने के लिए नहीं है। आपके कोई प्रियजन हो, उनको कोई आप उपहार दे दें या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाके कोई दान कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि किसी मोटे सेठ को आप जो है बार में जाके मौज करने के लिए पैसा दें। खैर, ये रही बात यस बैंक की। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सुभाष पाटिल साहब का है, जो तेजस नेटवर्क्स के बारे में पूछते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये गिरता क्यों जा रहा है और ये लेने लायक हो गया ये नहीं हो गया। तो मैं आपको सारा एनालिसिस करके बता देता हूँ और फिर आप खुद ही निर्णय ले पाएंगे कि क्या ये शेयर लेने लायक है या नहीं है। तो पहले मैं बता देता हूँ ये तेजस नेटवर्क्स करता क्या है। तो ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा सन्स जो है वो इनकी होल्डिंग कंपनी है जो टाटा की, तो उसकी एक सब्सिडियरी है ये, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए टाटा ग्रुप की कंपनी है। पहली चीज़ करती क्या है, ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स वो करती है। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो अपने ये टेलीकॉम के टावर लगते हैं, ठीक है, और ये तो वायरलेस हो गए, ठीक है। अब इसमें इक्विपमेंट होते हैं कुछ ना कुछ, भाई सिग्नल जाएगा, वो एम्पलीफाई, वो थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो आपके टावर तक जाएगा, वो टावर से दूसरी जगह पे जाएगा। तो उस बीच में जितने इक्विपमेंट लगे रहते हैं ना, वो ये निर्माण करती है। और ऐसे ही लैंडलाइन वाले जो अपने सिस्टम होते हैं, तो लैंडलाइन वाले टेलीफोन तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो अपना फाइबर ऑप्टिक टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जिससे ब्रॉडबैंड अपना आता है, जो वायर्स के थ्रू आता है, तो उसके लिए भी इक्विपमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली ये है कि जो डेटा है ना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो इक्विपमेंट काम आते हैं, तारों के अलावा, वायर्स के अलावा, एक तो वायर से डेटा जा सकता है, एक वाईफाई के थ्रू या वायरलेस डेटा जा सकता है। तो वायरलेस डेटा के लिए भी इक्विपमेंट, वायरलेस जो डेटा है उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो ये बनाते हैं। और ऐसे ही वायर्स वाले जो आपका नेटवर्किंग है उसके लिए इक्विपमेंट बनाते हैं। इसको अगर बिजली वाली चीज़ से करें, तो जैसे बिजली पावर प्लांट से चलती है और आपके घरों तक आती है, तो बीच में कोई ट्रांसफार्मर होगा, फिर एक छोटा जंक्शन बॉक्स होगा, फिर बीच में वो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे उसमें आपके जो पोल होते हैं, पोल होता है, फिर वो पोल में एक ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब ये उसको बीच में ब्रेक करते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको लाइन देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर खंबे से डिस्ट्रीब्यूट होती लाइट। तो ये सारे जो इक्विपमेंट है ना नेटवर्क में, किसमें, बिजली वाले नेटवर्क में नहीं, ये डेटा के जो डेटा और वॉइस का जो नेटवर्क है, यानी मोबाइल हुआ, ब्रॉडबैंड हुआ, और इस तरह के जो टेलीफोनिक सर्विसेज है ना, उसके लिए ये इक्विपमेंट डिज़ाइन करती है ना, और बनाती भी है। अब ये बात हुई, अब ये कहाँ कहाँ, मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, वायर, और मतलब वायर के लिए, वायर वाले डेटा और वॉइस के ट्रांसमिशन के लिए, और वायरलेस डेटा और ट्रांसमिशन के लिए जो इक्विपमेंट काम आते हैं वो। अब बात ये थी कहाँ कहाँ काम आता है। तो एक तो टेलीकम्युनिकेशन में काम आता है, ठीक है, टेलीफोन वाले यूज़ में लेते हैं। दूसरा क्या है कि जो बिजली की जो सप्लाई होती है ना, वहाँ पर भी क्या है कि किस जगह, मान लीजिए बिजली, आपने पावर प्लांट से बिजली लेके आए, अब वो हज़ारों किलोमीटर दूर जो है ना वो पावर प्लांट है, और जंगलों में से, पहाड़ों से वो हाई टेंशन लाइन आ रही है आपकी। अब वो बीच में मान लीजिए कहीं ब्रेक हो गई, ठीक है, अब लाइट गुल। अब ये कैसे पता लगा है किस जगह ब्रेक हुई। तो उसके लिए क्या है, आजकल स्मार्ट ग्रिड्स आने लग गए, तो वो थोड़ी थोड़ी दूर पर वो अपने नेटवर्किंग इक्विपमेंट लगा देते हैं जो ये बनाते हैं। तो वहाँ से ये पता लग जाता है कि इस जगह से ये पर्टिकुलर लाइन ब्रेक हो गई, वायर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और वहाँ पर जाके ये लोग जो भी बिजली वाले हैं ये ठीक कर आते हैं। तो खैर, तो ये इक्विपमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड इक्विपमेंट्स। तो ये रही बात, तो दो हो गई बात, एक तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट हो गए, और दूसरा ये स्मार्ट ग्रिड के लिए हो गए। तीसरा क्या है, डिफेंस के लिए। तो डिफेंस का क्या होता है कि जो अपना नॉर्मल जो सेटअप होता है,
सिविलियंस के लिए जो सेटअप होता है जो मोबाइल टेलीफोनी का, तो डिफेंस के काम के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से चूंकि ये जुड़ा हुआ है, तो इनके काम के लिए अलग एक नेटवर्क होता है, तो उसके लिए भी ये स्विचेस बनाते हैं। तो इनके ग्राहक ये, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो होते हैं ना कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये नेटवर्क की इक्विपमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली बात है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आप ऐसे कह लीजिए, ये सब ये चीज़ बनाते हैं। अब ये जो है इनका रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, तो भारत से इनका जो रेवेन्यू है ना वो गवर्नमेंट से आता है 3%, मतलब गवर्नमेंट के कुछ काम ये जो करते हैं उससे, उसमें डिफेंस वाला भी शामिल है। और इंडिया में जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनसे जो इनका रेवेन्यू आता है वो 94% है, और 3% इनका इंटरनेशनल जब बाहर के देशों में काम करते हैं तो वहाँ से इनका 3% रेवेन्यू आता है। अब ये जो 94% ये जो इंडिया में किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं ना, उसका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो ये जो काम इनका जो 94% ये दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली अभी BSNL ने TCS को 4G इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ठेका दिया था, 3 या 4 साल का ठेका था। तो वो उसमें सॉफ्टवेयर भी लगाना है, हार्डवेयर भी लगाना है, सारे काम ये TCS को ठेका दिया था। और TCS टाटा ग्रुप की कंपनी है, और जो TCS ने इक्विपमेंट कहाँ से लेगी, तो TCS ने कहा भाई तू दे दे इक्विपमेंट, यानी कि तेजस नेटवर्क दे दे। तो वो जो ठेका है ना वो अब ख़त्म हो रहा है, वो शायद ख़त्म हो चुका है या हो रहा है। तो उनका ये दिखा रहे हैं कि साहब मेरा जो इंडिया से जो प्राइवेट है ना वो 94% रेवेन्यू आता है, तो वो ठेका ख़त्म हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना ये भी कम हो जाएगा इनका, मतलब ये जो 94% रेवेन्यू बता रहे हैं ना इंडिया प्राइवेट से आता है वो भी कम हो जाएगा। खैर, अब इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए स्ट्रेंथ इसकी ये है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा का पेरेंटेज है, टाटा का सपोर्ट है, टाटा का नाम है, तो रेपुटेशन बहुत है। दूसरी बात क्या है, जो इसका मैनेजमेंट है ना वो टेक्नोलॉजिकली बड़ा साउंड है। तीसरी बात ये कि अभी इन्होंने अपने, देखिए वायरलाइन वाली जो चीज़ें हैं ना, वो तो वायरलाइन वाले टेलीफोन तो ख़त्म हो ही गए, केवल ब्रॉडबैंड बचा हुआ है। वो भी जो है ना धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है अपना वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर। तो इनका जो फोकस है ना वो ये है कि हम वायरलेस नेटवर्क्स के लिए इक्विपमेंट बनाएं, क्योंकि वायरलाइन वाले की तो डिमांड ही नहीं रही। तो इन्होंने एक सांख्य लैब करके कंपनी है उसको भी टेक ओवर किया है, ताकि वो टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाए जिससे ये वायरलेस जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके इक्विपमेंट बना सकें। फिर क्या है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन किया है NEC जापान से, और वो इनको टेक्नोलॉजी देगी। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये खेल ही सारा टेक्नोलॉजी का है। रोज़ जैसे टेक्नोलॉजी बदल जाती है, पहले 3G 2G था, फिर 2G से 3G आ गया, 3G से 4G आ गया, 4G से 5G आ गया, 5G से 6G आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 आता ही रहेगा। अब जब आपके पास ये सब चीज़ें आती हैं तो आप या तो R&D में ज़बरदस्त पैसा खर्च करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप ज़्यादा पैसा खर्च करो, और वो खर्चा आप नहीं करते तो किसी से कोलैबोरेशन करो, और जिससे कोलैबोरेशन करेगा अरे यार बता देना यार प्लीज़ मेरे को, यार ये तू कैसे करते हैं ज़रा बता, वो कहेगा पैसे ला। तो ऐसे NEC जापान से इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है। और एक और स्ट्रेंथ इनकी ये है कि चूँकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा जो है अपनी सर्विसिंग जो होता है ना, कोई भी काम वो करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत अच्छा सा काम करें, तो इनका जो क्लाइंट से रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छी है। ये इनकी रही स्ट्रेंथ। अब वीकनेस क्या है, तो देखिए वीकनेस ये है इनकी कि भाई साहब ये जब से इनका ये BSNL वाला ऑर्डर ख़त्म हुआ है ना तब से इनके पास ऑर्डर ही नहीं है। अब रोज़ रोज़ तो अपग्रेड होती नहीं चीज़ें, मतलब कोई भी नेटवर्क आप अपग्रेड करोगे, 3G से 4G पे जाओगे, 4G से 5G पे आप आओगे, तो रोज़ रोज़ तो चीज़ें अपग्रेड होती नहीं है। अब इनके पास ऑर्डर नहीं है, तो इनके पास मात्र 1019 करोड़ के ऑर्डर हैं, और ये सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है। दूसरी बात हाई फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तीसरी क्या है, हाई वर्किंग कैपिटल। इक्विपमेंट बना के रखोगे ना आप रखोगे ही नहीं, क्या रखोगे तभी तो बेचोगे। फिर क्या है, आपने माल बना के रख लिया, उसके बाद पता लगा कि साहब ये तो जो है ऑब्सोलीट हो गया। आपके मोबाइल देख लो ना, आपका मोबाइल, अब ये तो मोबाइल काम ही नहीं करता, पुराना मोबाइल तो काम ही नहीं करता, नया मोबाइल लेना पड़ता है। वो पुराने को कितना ही अच्छा काम कर रहा हो लेकिन उसमें वो सिम डलेगी ही नहीं,
या आपके मॉडेम होंगे, पहले डायल अप मॉडेम आते थे जिसमें टेलीफोन के थ्रू कनेक्ट होते थे, ठीक है। अब डायरेक्ट वाईफाई वाले आ गए और जो आपके फाइबर ऑप्टिक वाले आ गए, तो वो जो आपने मॉडेम कभी खरीदा होगा वो टेलीफोन के लिए डायल अप वाला, वो बेकार हो गया। ऐसे ही तो ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीसेंस जो है ना, इन्वेंट्री आपने खड़ी कर ली, आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल गिन गिन के आप बनाते हो। यहाँ पर जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो पुरानी जो है आपकी इन्वेंट्री, पुराना बनाया हुआ माल जो है ना वो खड्डे में गया। तो अभी भी इन्होंने काफ़ी सारा जो पैसा है ना वो उसको राइट ऑफ किया नहीं, उन्होंने उसको मान दिया, उन्होंने बता दिया, अपने बही खाते में बता दिया कि साहब ये किसी काम की चीज़ नहीं, ये कचरे के भाव बिकेगी। मतलब वो पुराना इनके पास जो सामान बच गया था वो। फिर क्या है, हाईली टेक्निकल काम में इन्वॉल्व हैं ये, तो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालना पड़ता है। रिटर्न आए या नहीं आए, लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए R&D में पैसा डालना ही डालना पड़ता। फिर जो विश्व के जो बड़े बड़े इस तरह के जो कंपनीज है ना, उसमें एक है हुआवेई, एक है सिएना और एक है नोकिया, वो भी नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती हैं। उनसे कैसे टक्कर लेगी ये? और वो तो उनके पास तो रिसर्च, खुद की ओरिजिनल रिसर्च है और पुरानी रिसर्च है उनकी, इनको देना पड़ता पैसा। ये इसमें मेन प्रॉब्लम है, ऑर्डर बुक नहीं है इनके पास, पैसा लग ही रहा है, और पैसा इनको लगातार अगर सर्वाइव करना है तो पैसा इनको नई नई टेक्नोलॉजी में डालना ही पड़ेगा। अब इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप जो है ना वो 12,200 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 90 रुपये का कर्ज है। ROE 13% है, ठीक ठाक है। PE 27 का है, वो भी ठीक ठाक है। 3 साल की सेल जो है वो 153% अप है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 109% अप है। लेकिन आप ये देखिए, ये वाले जो प्रॉफिट और सेल आई है ना, ये वो BSNL के प्रोजेक्ट के कारण आई है, जिसमें इन्होंने सारा माल खपाया अपना, और ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो अब जो इनके रिजल्ट्स आएंगे ना वो अब उतने अच्छे नहीं आएंगे। और ये 150% और 100% तो आप भूल जाइए कि ये इनकी इतनी सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ होगी, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होगी। फिर मार्च 2022 से लगातार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना वो नेगेटिव, यानी उधार में काम कर रहे हैं ये। जब उधार में काम करोगे तो वर्किंग कैपिटल आपकी ज़्यादा आनी है, फिर आप कर्जा लोगे, ठीक है। प्रमोटर के पास 54% है, FII के पास 7% है, DII के पास 5% है और पब्लिक के पास 34% है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो शेयर जो है वो नीचे क्यों गिर रहा है। और ऑर्डर बुक है नहीं इसके पास। आगे कहते तो ये हैं कि हाँ हम करेंगे, आगे कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये देखने वाली बात है। बट फिलहाल तो मुझे कोई इस कंपनी में कोई दम नज़र नहीं आता। बहुत सी और भी कंपनीज हैं, वो आप देख सकते हैं। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिज्ञ जी की तरफ से है और शर्मन वोरा जी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। वो त्रिवेणी टरबाइन के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक अपने आप में यूनिक कंपनी है ये, भारत में तो है ही, और इसके अलावा विदेशों में भी एक अपनी तरह की एक कंपनी है ये। तो जैसे नाम है तो टरबाइन बनाती है, तो पहले ये देख लेते हैं टरबाइन करता क्या है। तो टरबाइन बेसिकली जो काम है ना वो किसी चीज़ को घुमाने के काम आता है, ठीक है। तो अगर वो बिजली बनाने के इक्विपमेंट को घुमा देगा, ठीक है, तो उससे बिजली पैदा हो जाएगी। और अगर किसी दूसरी चीज़ को घुमा देगा तो पावर पैदा हो जाएगी। पावर इन द सेंस मतलब वो चीज़, जैसे कंप्रेसर के साथ इसको अटैच कर दिया तो कंप्रेसर घूमने लग जाएगा। अच्छा, आप ये कहेंगे फिर ये कैसे घूमेगा, मतलब टरबाइन कैसे घूमेगा। तो टरबाइन जो है वो कई तरीके से घूम सकता है। अब जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ टरबाइन का, जो सबसे अच्छा घूमने का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि कैसे ये घूमता है। तो कभी आपने पंखा जो देखा होगा, कभी तेज़ हवा चलती है और पंखे का स्विच ऑफ है अगर, तो आपने देखा होगा कि पंखा जो है ना अपने आप घूमने लग जाता है अगर तेज़ हवा चल रही होती है। तो वो क्या होता है कि जो हवा करंट है ना, मतलब एयर करंट, हवा की का जो बहाव है ना, वो उस ब्लेड्स के ऊपर या उनकी जो पंखे की पंखुड़ियों को धक्का देता है और उसके कारण वो घूमने लग जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम इस टरबाइन में होता है। तो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं,
कि किसी चीज़ से उनको घुमाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको कोई चीज़ छोड़ते हैं। अब जैसे अगर विंड मिल की बात करें तो हवा जो है, हवा से वो टरबाइन घुमाया जाता है। और अगर वो स्टीम से घुमा दिया जाए, मतलब स्टीम उसके ऊपर छोड़ दी जाए, जैसे हवा से पंखा चलता है ना, वैसे स्टीम अगर मान लीजिए उसकी पंखुड़ियों के ऊपर, टरबाइन की पंखुड़ियों के ऊपर, सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ मैं, देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट समझने के लिए बता देता हूँ। तो अगर स्टीम उसके ऊपर, भाप जो है ना, वो उसके ऊपर छोड़ी जाए तो वो घूमने लग जाता है। अब घूमने लग जाता है तो आप या तो बिजली बना लीजिए, ठीक है, मतलब बिजली बनाने वाले उपकरण से उसको जोड़ दीजिए तो बिजली बन जाएगी। और नहीं तो आप उससे किसी कंप्रेसर से जोड़ दीजिए, या कोई और पावर जो चीज़ घुमाने की हो, आपको कोई चीज़ उससे घुमानी हो, ठीक है, उससे अटैच कर दीजिए, तो ये घूम रहा है तो ये इसको भी घुमाएगा, दूसरी चीज़ को भी। तो ये बेसिकली कंप्रेसर का काम है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली 100 मेगावाट से कम वाले स्टीम टरबाइन बनाते हैं। अब ये 100 मेगावाट का मतलब कि आप ये समझ लीजिए, बड़े वाले जो होते हैं वो तो पावर प्लांट्स में होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ बिजली बनाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है और बड़े एरिया में बिजली आपको सप्लाई करनी होती है। तो वहाँ पर तो 900 मेगावाट और 1000 मेगावाट और 2000 मेगावाट इस तरह के टरबाइंस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये छोटे टरबाइंस हैं, तो ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, मतलब जितनी लोकलाइज्ड मेरे को बिजली मिल जाए, मुझे ग्रिड से नहीं लेनी पड़े, है ना, मेरा खर्चा बच जाए। कैसे बचेगा खर्चा, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो टरबाइन बनाते हैं ना, ये मेड टू ऑर्डर बनाते हैं। मतलब जैसे मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरी एक शुगर मिल है, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे के पास ये भूसा जो है ना, मतलब गन्ने के रस से मैं चीनी बनाता हूँ और एथेनॉल बनाता हूँ, और तो मेरे पास गन्ने का भूसा बच गया, तो जो भूसा है उसको जला देते हैं, जला के उससे स्टीम बना देते हैं, और स्टीम बना के इसको मैं घुमा देता हूँ, मतलब टरबाइन को घुमा के बिजली बना लेता हूँ, तो वो बिजली मेरे काम आ जाती है। तो भूसा इस्तेमाल हो गया एक तो, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री के लिए, खुद के इंडस्ट्री के लिए कैप्टिव पावर प्लांट, यानी इंडस्ट्री के खुद के यूज़ के लिए वो टरबाइन बना, ऐसे टरबाइन जो इंडस्ट्री के खुद के बिजली बनाने के काम आ जाए और रिन्यूएबल पावर जनरेट करे। रिन्यूएबल पावर का मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया बायोमास, ये अभी गन्ने वाली जो मैंने बताया एग्जांपल, ये तो बायोमास हो गया, ऐसे बिजली बना सकते हैं। या आपका कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट बच रहा हो, जो कचरा है जिसको आपको बाहर फेंकना है, उसको आप कैसे भी इस्तेमाल करके जला के उससे स्टीम प्रोड्यूस करके और फिर इस टरबाइन के थ्रू बिजली बना सकते हो। फिर ये कई जगह जैसे सीमेंट वगैरह प्लांट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, मटेरियल को गर्म करना पड़ता है। तो जब गर्म करना पड़ता है तो उससे क्या है, तेज गर्म गैसेस निकलती हैं। अब वो गर्म गैसेस आप एयर में छोड़ दो तो एक तो वातावरण गर्म होता है, और पॉल्यूशन मानते हैं उसको, हीट को। तो इसमें क्या करते हैं, वो जो गर्म गैसेस होती है ना, उनसे पानी गर्म करके और भाप बना के इन टरबाइंस के थ्रू बिजली पैदा कर ली जाती है। तो वो सब आपकी एनर्जी भी काम आ गई, वो वेस्ट भी नहीं हुई, और इधर आपकी बिजली भी बन गई, तो बिजली भी काम आ गई आपकी। तो ये इनके ऐसे टरबाइन बनाते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ ये सर्व करते हैं उसमें शुगर इंडस्ट्री है, डिस्टिलरी है यानी शराब बनाने की इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को ये केटर करते हैं, मतलब उनके लिए ये टरबाइन बनाते हैं और मेड टू ऑर्डर बनाते हैं। मेरे को बना दो, मेरी रिक्वायरमेंट ये, इस तरह का टरबाइन मुझे चाहिए, ये मुझे बना के दे दो। तो अभी तक इन्होंने लगभग 6000 टरबाइन इंस्टॉल कर दिए और 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, और 20 तरह की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे मैंने आपको ये इंडस्ट्रीज़ का नाम बताया ना, शुगर है, डिस्टिलरी है, पल्प एंड पेपर है, सीमेंट है, तो ये इस तरह की 20 तरह की इंडस्ट्री से की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब इनका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, भाई तुम टरबाइन तो हमसे लगवा लिया, ठीक है, अब टरबाइन ख़राब हो गया, अब वो इंडस्ट्री वाला क्या करेगा, तो इंडस्ट्री वाला या तो खुद ठीक करे या इनको कह दे। तो आफ्टर सेल सर्विस भी ये करते हैं, और खुद के टरबाइन लगाए वहाँ के तो करते ही हैं, किसी और कोई और भी लगा गया ना उसकी भी कर देंगे भाई हम तो, मतलब रिपेयरिंग का काम भी करते हैं।
भाई रिपेयरिंग के काम में पैसा ज़्यादा है ना। अब यहाँ तो मैन्युफैक्चर करो, ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने दिन में ऑर्डर आएगा। यहाँ क्या है कि आपको जितने भी टरबाइन लगे उसमें कभी ना कभी तो ख़राब होते ही है ना। वो कभी कोई ख़राब हो गया, कभी कोई ख़राब हो गया, नहीं तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लो भाई, फिक्स खर्चा। भाई साल भर में मेरे को अगर आप ख़राब हो गया टरबाइन तो मैं ठीक कर दूंगा और इसके लिए मुझे इतना पैसा दे देना। जैसे एएमसी होता है, अपना आरओ में एएमसी होता है, या अपने फ्रिज में एएमसी होता है, या बहुत सारी चीज़ों में एएमसी होता है, एनुअल में कंप्यूटर्स में एएमसी होता है। वैसे तो इनका देखिए सेल्स जो है ना, उससे 67% रेवेन्यू आता है। टोटल इनका 100 रुपये अगर इनको प्राप्त होता है साल भर में, तो 67 रुपीज़ तो टरबाइन की सेल से होता है। और जो 33% है ना, ये सर्विस से होता है, यानी कि एएमसी टाइप के बिजनेस से। तो करीब करीब जो है ना 1/3 इनका जो है अमाउंट इससे प्राप्त होता है। और ये बड़ा आराम वाला बिजनेस है, सर्विस वाला। फिर क्या है, जो जितना रेवेन्यू आता है उसमें से लगभग 54% तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आता है, भारत से आता है। मतलब भारत में ये सब सर्विस और प्रोडक्ट अपना बेच देते हैं। और 46% जो है ना वो एक्सपोर्ट से आता है। अब इनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना, अपने ये 100 मेगावाट से कम वाले टरबाइन, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें ये मार्केट लीडर है और बड़ा लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। साहनीज़ हैं इनके प्रमोटर्स और बड़ा अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इनकी क्लाइंट के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। और स्पेशली इन्होंने किस चीज़ पे फोकस कर रखा है, सर्विसिंग के पार्ट पर। भाई आप बढ़िया सर्विस कराओगे ना, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए, मेरी फैक्ट्री जो है ना लगातार चलता रहे। अब वो टरबाइन बंद हो गया, तो कोई आदमी वैसा होता है कि फटाफट आ जाए बस। जैसे उत्तर भारत में बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही हैं। अब मान लीजिए किसी का एसी, आप लोगों का में से किसी का एसी ख़राब हो जाए। अब आप ऐसे मैकेनिक को चाहते हो यार जो तुरंत आ जाए, चाहे 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले, लेकिन तुरंत आके मेरा काम कर जाए और बढ़िया काम कर जाए। तो ऐसी इन्होंने रेपुटेशन बना रखी है। तो इनका जो टर्न अराउंड टाइम है ना, यानी कि जब ये आके आपको सर्विस दे देते हैं और सेटिस्फैक्टरी सर्विस देते हैं, वो बड़ी जल्दी कर देते हैं। तो ये एक इनकी खास बात है। और सर्विस नेटवर्क पूरे देश में, विश्व में भी इनके कई ऑफिसेज हैं जहाँ से ये सर्विस अपने जो टरबाइन लगाए उन खुद के भी और किसी दूसरे ने लगाए उसके लिए भी सर्विस कर देते हैं। अब इनकी वीकनेस क्या है, देखिए वीकनेस तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि ये जो वीकनेस इनकी ये है कि ये जो यूज़र इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई जो सामने वाला जब तक कोई काम नहीं करेगा, मतलब उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इंडस्ट्री डाउन है, मान लीजिए पल्प एंड पेपर है या शुगर है या कहीं डाउन है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि यूज़र इंडस्ट्री के ऊपर इनका जो सेल है ना वो डिपेंड करती है। फिर क्या है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो बाहर की कंपनीज भी हैं इसमें, चाइनीज़ कंपनीज भी हैं। तीसरा क्या है कि एक काउंटर पार्टी रिस्क है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री डामाडोल है और वहाँ पर उसने टरबाइन तो लगा दिया लेकिन पैसा देर सवेर से आ रहा हो, तो ये एक इनका रिस्क है। फ़िलहाल इनके पास ऑर्डर बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका ऑर्डर बुक करंट ईयर में जो है दिसंबर तक इनके पास 1734 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास थी। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 16,000 करोड़ का है, ROE 29 का है, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है और PE 47 का है। 3 साल की सेल 33% अप है, 3 साल का प्रॉफिट 31% अप है। प्रोमोटर के पास 56% है, DII के पास 28% है, FII के पास 28% है, DII के पास 11% है और पब्लिक के पास लगभग 5% है। सब कुछ ठीक लग रहा है। एक अगर पी जो है ना, पी अगर रीजनेबल इसका हो जाए तो कंपनी विचार योग्य है। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। आपको अगर ये मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।